बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज के सेशन का हम आगाज़ करते हैं और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 में रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इसको डिराइव कर सकते हैं। सो वी विल डिराइव दिस मैथमेटिकल रिलेशन और इस मैथमेटिकल रिलेशन में आपको ये वाली लर्निंग आउटकम्स मिलेंगी। एक तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनाइड, उसमें जो करंट का हमने रिलेशन देखा था, और बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। उसका फॉर्मूला था जी एफ एल इज इक्वल टू, जी कोई फॉर्मूला बताना चाहेगा? फॉर्मूला बता बिल दें साइन शाबाश। थीटा। थैंक यू बेटा। बिल साइन थीटा। सो दैट वाज बिल साइन थीटा। अब इसमें ये है कि इनमें अक्सर औकात ना स्टूडेंट्स इनको इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो एफ एल यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से रखते हैं तो इसके ऊपर एक्सर्ट होती है एक मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन अभी जो आज का हमारा प्रॉब्लम है वो है फोर्स हमने फाइंड करनी है एक चार्ज के ऊपर। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चार्ज मूव कर रहा है, हमने कंडक्टर पे नहीं, अब बल्कि चार्ज के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है जबकि वो हरकत में हो, जबकि वो मूव कर रहा हो। सो ये हमारा मेजर आज का टास्क है। सो इंशाल्लाह आज हम इसको ड्राइव करेंगे। लेकिन बताने का मकसद ये था, यू शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग बोथ द प्रॉब्लम। जब चार्ज की बात हो यू शुड कोड द फॉर्मूला फॉर चार्ज, और जब किसी खास कंडक्टर की बात हो तो फिर कंडक्टर के हवाले से जो फॉर्मूला है उसी को ही यूज करेंगे। सो ये हमारा आज के कंटेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, जिसमें से डेरिवेशन वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सारा। देन मैक्सिमम कब होगी, फोर्स मिनिमम कब होगी, ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से जो राइट हैंड रूल है, ये राइट हैंड रूल हम यूज करेंगे फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम जोड़ सकें प्रीवियस टॉपिक को आज के टॉपिक के साथ। तो लास्ट टॉपिक में हमने एम्पेयर्स लॉ को स्टडी किया था। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है? एम्पेयर्स लॉ कहता है जी कि द सम ऑफ all the b dot delta l terms, the sum of all the b dot delta l terms is equal to mu naught times the current enclosed। यानी कि एम्पीरियन सरफेस में जितने भी कंडक्टर एंक्लोज्ड हैं, जितना भी करंट एंक्लोज्ड है, वो उसकी और म्यू नोट की प्रोडक्ट के इक्वल होता है द सम ऑफ ऑल द बी डॉट डेल्टा एल टर्म्स। वेयर एज म्यू नोट से क्या मुराद है भाई? यहाँ पे म्यू नोट किसको रिप्रेजेंट करा है? अहमद शाह बेटा बताएंगे व्हाट इज म्यू नोट? लेटर ऑन हमने ये बात देखी कि किसी करंट कैरिंग सोलेनाइड में जब करंट पास किया जाता है किसी सोलेनाइड में, तो इस करंट कैरिंग सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप हो जाती है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिटरमिन किया था, क्वांटिफाई किया था, एंड वी फाउंड कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो ये लास्ट लेक्चर की डेरिवेशन थी हमारी। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट साइड पे कंडक्टर का एक सेगमेंट है। इट इज नॉट अ कंप्लीट वायर, बट वी हैव ओनली टेकन इनटू कंसिडरेशन अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ वायर which is having length L and cross sectional area A। और साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। मैग्नेटिक फील्ड
नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगी, तो उसने तो स्केच नहीं की। चलें मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देने के लिए समझा देता हूँ, ताकि हमारे लिए इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। सो एक मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर का जो ये सेगमेंट है, ये इसमें से सिर्फ करंट या चार्जेस नहीं गुजरे, बल्कि इसके अंदर, इसके अराउंड ये एक ऐसे रीजन में मौजूद है जहां पर के मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। ओके, सो बी इज इंडिकेटिंग के मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। सो यू विल बी रिमेम्बरिंग द पॉइंट कि हमने पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है। उसी तरह से किस वजह से लगती है अभी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में करंट की वजह से होती है, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेट की वजह से। तो यहाँ पर भी इसी तरह का कोई सिलसिला है कि जहाँ पर चार्जेस की मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगी और आपके चार्ज पर लगेगी मैग्नेटिक फोर्स। तो कंसीडरेशंस लिखेंगे। कंसीडर वी हैव a segment of a wire having length L and cross sectional area A, in which charges, let's say positive charges, are moving towards the right side direction, let's say, and a magnetic field is applied into this region. तो ये कंसिडरेशंस करने के बाद आप एक अहम पॉइंट को समझेंगे, जो कि समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन एज सच कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को। सो एन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो इस सेगमेंट में मौजूद हैं, जो कि इस पूरे रीजन के अंदर मौजूद है। जबकि स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन वही है जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था ना, सोलेनाइड के केस में हमने देखा था स्मॉल एन किसके बराबर था, स्मॉल एन वाज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहाँ पे हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो हम क्या कहेंगे इसको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फायदा वही है कि जब हमें एक यूनिट वैल्यू मिल जाएगी, तो आगे वायर जितनी भी लेंथी होगी, लेट्स से कि मैंने मालूम कर लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस हैं, तो मटेरियल वही है। और आइडियली अगर हम ये सपोज करें कि ये एक यूनिफॉर्म मटेरियल है, तो जितनी भी लेंथ होगी, मसलन फर्ज करें 15 सेंटीमीटर है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से। सो यूनिट वैल्यू को मालूम करने का ये फायदा है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि फर्ज करें कि इसमें 4 जो बॉर्डर्स है वो रहते हैं, 4 स्टूडेंट्स रिजाइड करते हैं, तो 10 में मल्टीप्लाई बाय 10। तो उसी तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में लेट से जितने भी चार्जेस होंगे, अगर हम 20 सेंटीमीटर में क्यूब में फाइंड करना चाहेंगे, देन वी विल जस्ट मल्टीप्लाई। सो दिस इज व्हाई इसको हमने यूज किया हुआ है। सो द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे देखें आपने v की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किया है, आपने v की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है al, जबकि a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को, एंड l इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट। तो ए एल को उसने यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे आप देखें एन को हमने सेपरेट आउट कर दिया। सो ये छोटा सा एक पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसको आगे मैथमेटिकल स्टेप्स में हमने यूज करना है। द वेलोसिटी ऑफ चार्जेस मूविंग इनसाइड द कंडक्टर। अब आप सबको याद होगी स्पीड की डेफिनेशन, याद रखें हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है जी एफ, फोर्स। कौन सी फोर्स, जो कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर लग रही है, इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इस एक चार्ज पे लग रही होगी। लेकिन इब्तदा के तौर पे हम इस पूरे सेगमेंट पे लगने वाली फोर्स को मालूम करते हैं, और बाद में हम इसको डिवाइड कर देंगे जितनी चार्जेस है, स्पीड है चार्जेस की, और एल क्या है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि चार्जेस कवर करेंगे। सो यहाँ से हमने टाइम निकाला। इसको क्यों निकाला, क्योंकि इसको हमने आगे जाकर करंट के फॉर्मूला में यूज करना है, because we will be using
the mathematical formula of electric current, that is the rate of flow of charges। तो इसको यूज करने के लिए हमने पहले टी की कीमत मालूम कर ली है और इसके बाद हमने चार्ज डेल्टा क्यू की कीमत नीचे निकाल ली है। अच्छा, ये चीज कैसे आ गई है? ये भी बहुत आसान है। अगर आप देखें तो डेल्टा क्यू यहाँ पर टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल चार्ज कैसे आएगा? अगर क्यू एक चार्ज की वैल्यू है, लेट अस से कि एक चार्ज की जो कीमत है वो क्यू है, तो जाहिर है ये सब चाइनीज हैं, तो सभी एक जैसे होंगे, सभी चार्जेस एक ही जैसे हैं ना। सो अगर मैंने इस सेगमेंट में 120 चार्जेस मौजूद हैं या 1,20,000 मौजूद हैं, तो मैं एक चार्ज की कीमत को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसकी टोटल तादाद से। सो वी विल मल्टीप्लाई द चार्ज विद द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, तो हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा। और आपने अभी प्रीवियस पेज में देखा है कि ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल एन। सो आई विल गो बैक टू द प्रीवियस पेज। तो आप देखें बेटा, एन ए एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को। सो होपफुली ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लगाया। तो मैंने क्या लिखा है जी? पहला स्टेप याद रखें, पहला स्टेप क्या बनेगा? चार्ज का नकल। ये बन गया फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नकल। इसको याद रखें, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट पेज पे यूज कर रहे हैं। आए जी, अब मैंने कहा था जी कि आपने यूज करना है करंट का बेसिक फॉर्मूला, और मैंने डेल्टा क्यू की वैल्यू लिख दी है, क्या है जी? नकल, जो कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो आप में होनी चाहिए अकल, ताकि आपको करनी ना पड़े नकल। ओके, डेल्टा टी आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है। डिनोमिनेटर में जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू भी लगा दें। देखें जी, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। So by substituting this, you will find out that this term L can be cancelled with this one, और ये V ऊपर आकर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा I इज इक्वल टू नकवी। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शहजाद नकवी, मुझे उनका नाम याद आ गया। सो इसको याद रख लीजिए, नकवी। सो अब करंट आ गया जी। करंट आने के बाद हम उस तरफ जा रहे हैं जो कि हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस है फोर्स मालूम करना। लेकिन ये सारी मुशक्कत हमने क्यों की है? ये सारी मुशक्कत हमने की है एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी में यहाँ पर मौजूद आई की वैल्यू फाइंड आउट करने में। सो हम अभी तक जो कामयाबी हासिल कर चुके हैं वो है करंट आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। सो वी हैव बीन एबल टू डिटरमिन करंट आई। और आई की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है बेटा? आई की जगह पर मैं लिख देता हूँ नकवी। सो मैंने आई की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया दिस नकवी। सो जैसे ये सब्स्टिट्यूट किया, यू विल सी कि अब हम यहाँ तक वाले स्टेप में वी आर वेरी क्लियर। आई वुड लाइक टू टेक अ pause and ask you if there is any problem. So we are now left with only one step, that is related to the vector and its basic definition. डियर ऑल, आप सबको पता है कि वेक्टर जो है उसमें कितनी चीजें होती हैं? इट हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और एहसन नवाज आपको बताएंगे कि वेक्टर में कौन कौन से अहम कंपोनेंट्स होते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थैंक यू डियर। सो मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है दो यूनिट वेक्टर्स को, और फॉर्चुनेटली जिस डायरेक्शन में मेरे चार्जेस मूव कर रहे हैं उस ही डायरेक्शन में मेरे कंडक्टर की लेंथ भी है, क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि एल की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे हैं। ऑल्दो के लेंथ, लंबाई बजाते खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, बट in this case we have taken into consideration the direction of charges. So ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं?
अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक टर्म नजर आ रही है विच आई एम गोइंग टू मार्क विद स्लाइटली ब्लूइश मार्कर। सो ये फैक्टर आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज वी एल। सो जहां पे v एक मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही है स्पीड की, और l एक वेक्टर है, तो मैंने इस वेक्टर को ओपन कर दिया, क्योंकि अभी आपको पता है ना वेक्टर में दो चीजें होती हैं, ये हिस्सा मैग्नीट्यूड जाहिर कर रहा है और ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन। तो अगले स्टेप में आए जरा। अब आपको पता है कि क्योंकि एल की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम है, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड 1 है, और इस केस में इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। सो इसका मतलब है v और l बराबर हैं, तो मैंने l की जगह पर क्या लिख दिया है, v, और l की जगह पर v लिखने के बाद आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, जो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहे हैं इन दोनों को कंबाइन कर दें। ये v की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो v को वेक्टर का दर्जा मिल गया। तो हमने इस पूरे स्टेप में जो काम किया है वो सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पर वेक्टर l की जगह पर वेक्टर v को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा क्यों किया जी। ये वेक्टर था, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। l जो था वो v के इक्वल था, मैंने l की जगह पे l हैट की जगह पे v हैट लिख दिया, और ये सेगमेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, वेक्टर v को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। तो ये वाला पॉइंट जैसे ही आपको क्लियर होता है, इसके साथ हम आगे चलते हैं, और अब हम ये वाले सेगमेंट की जगह पर ये वाले हिस्से की जगह पर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर v इंटू एल। तो मैंने यही काम किया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वेक्टर ये वाले हिस्से की जगह पर रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर v और l। ये हमने क्यों किया है, इसके समरात आपको आगे जाके नजर आएंगे। जहां पे आप देखें ये इस फॉर्म में आ गया, क्योंकि एल स्केलर है मैंने उसको बाहर लिख दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या क्या आ गया, v क्रॉस b। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हमने देखा था कि ये f कौन सी फोर्स है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो मुझे बता सकता है कोई स्टूडेंट क्लियरली कि ये f कौन से वाली फोर्स है, what is this force F? Any student, please. I will give you 3 seconds. 1, 2. जी, कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स है। थैंक यू मिठल। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वो वाली फोर्स है, वो वाली मैग्नेटिक फोर्स है जो इस पूरे सेगमेंट पर लग रही है, लेकिन हम मालूम करना चाहते हैं वो फोर्स जो कि एक चार्ज पे लग रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये वाली फोर्स इस कंडक्टर में मौजूद तमाम चार्जेस के ऊपर लग रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तमाम चार्जेस पर लगने वाली फोर्स नहीं चाहिए, बल्कि हम इसको मालूम करना चाहते हैं एक सिंगल चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है, बड़ा आसान है भाई। अब भाई हमारे साथ जी फर्ज करें कि मोहित खान है, तो मोहित खान के अगर 15 भाई हैं, फर्ज कर लें, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये अब ये 15 भाई हैं, और फर्ज करें कि मोहित खान की बर्थडे है, और बिल्कुल बराबर तकसीम करना है, बस भाइयों को ही मिलना और किसी को नहीं मिलना। सो अगर आप देखें कि ये टोटल 15 है, ये वो फोर्स है जो कि तमाम चार्जेस पे लग रही है, और अगर हम ये बताना चाहते हैं कि सिंगल जो चार्ज है उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, तो जितनी भी मैग्नीट्यूड होगी, चले मैं 1500 रुपया मैंने गिफ्ट दे दिया मोहित खान एंड फैमिली को, तो ये 1500 तकसीम होगा किस पे, टोटल नंबर पे, तो एक जो बंदा है उसका हिस्सा आ जाएगा। सो कितना हिस्सा आया जी, 100 रुपया आया। तो इसी तरह से अब फोर्स की बात है, तो ये फोर्स वो है जो कि पूरे तमाम चार्जेस पे लग रही है। अगर मैं इस फोर्स की कीमत को तकसीम कर दूं इसके नंबर से, n से, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि एक चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है। और आप देखें मैंने यही काम किया है, इसको FM कह लें, इसको FL कह लें। तो बेटा ये देखें आपने क्या किया, आपने ये काम किया कि ऊपर आ गई टोटल फोर्स FL, और नीचे क्या आ गया,
नीचे आ गया इनकी तादाद, और इनकी तादाद कितनी है n। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल N किसके इक्वल है, NaL के। और आई डोंट थिंक सो कि किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो आप इस हिस्से को देख लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस हिस्से को देख लें। देखें मैंने क्या किया है भाई, मैंने कैपिटल N है, मैंने उसको V से मल्टीप्लाई भी किया, V से डिवाइड भी किया, कर लिया। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, मैंने स्मॉल n लिख दिया। और वॉल्यूम V को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AL, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। सो बेटा मैंने AL से, सो इस तरह से ये NaL आ गया। ले जी तकसीम कर दिया, n भी कैंसिल आउट हो गया, n के बाद a भी कैंसिल आउट हो गया और l भी कैंसिल आउट हो गया। सो वी गेट कवाब। सो f इज इक्वल टू कवाब आ गया। इसको l ना लिखें क्योंकि ये पूरे कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स है, बल्कि इसको स्मॉल m लिखते हैं, ताकि पता चले कि ये वो वाली मैग्नेटिक फोर्स है जो कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर लग रही है। और अब मैं अगर आपको राइट हैंड रूल बताऊं कि आप किस तरह से फोर्स की कीमत मालूम कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, तो उसका असूल बड़ा ही आसान है। राइट हैंड रूल याद होगा आपको, फर्स्ट ईयर का जो वेक्टर्स वाला पोर्शन था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वाला पोर्शन था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि v क्रॉस b, सो इट कैन बी डिटर्मिन बाय कि ये v है, v की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, कोई बताना चाहेगा? जी 3 सेकेंड्स, राइट हैंड रूल। फिंगर्स को कर्ल करना, और जो आपके रेक्ट थंब होगा जिस साइड में, वो वही करंट की डायरेक्शन होगी जिसका बस फाइंड करना। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। हमने राइट हैंड रूल हमें ये कहता है कि जी चले मुझे थोड़ा सा देख लें, मैं शायद नज़र आ रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा हूँ। ओके, सो राइट हैंड रूल ये कहता है कि v ये है और v के साथ b अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड रूल कहता है कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें तो योर थंब विल इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स कहाँ लग रही है अभी, इस साइड पे। अगर मेरा चार्ज राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा होता, सो अगर इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड पे होती, तो v पहला वेक्टर है तो मैं v से b की तरफ फिंगर्स को कर्ल करता। सो उस केस में कैसे होना था जी, ये v है, v से b की तरफ फिंगर्स को कर्ल करें तो फिर फोर्स आपकी डायरेक्शन की तरफ लग रही थी। सो इट मींस राइट हैंड रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, इफ यू वांट टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, then curl your fingers from the first vector v towards the second vector b, and your erect thumb will indicate in the direction of force. So यहाँ की तरफ बेटा इसकी क्या आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। सो राइट हैंड रूल भी हो गया। लास्ट पॉइंट रहता है जी शॉर्ट क्वेश्चन, वो ये है कि कब फोर्स मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी। तो बेटा आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया जाए तो ओपन करने के नतीजे में वी गेट साइन ऑफ थीटा, v की मैग्नीट्यूड, b की मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। सो अगर तो ये परपेंडिकुलर वाला केस है कि v एंड b आर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस की मूवमेंट के परपेंडिकुलर है, तो in that case you will observe that charge is going to experience a maximum force, क्योंकि sin 91 होगा। सो मैक्सिमम कब आएगी, 90 डिग्री के केस में। और जब थीटा 0 हो, यानी कि हम जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस ही डायरेक्शन के अंदर आपका चार्ज मूव भी कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि आप की जो मैग्नेटिक फोर्स होगी दैट विल बी 0। एंड द सेम इज द केस फॉर 180 डिग्री, याद रखें, सेम इज द केस फॉर एंटी पैरेलल, दैट इफ a charge is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field,
अगर चार्ज फील्ड के एंटी पैरेलल भी मूव कर रहा होगा ना, तो उस केस में भी आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर असरअंदाज होगी, ये मैग्नेटिक फोर्स होगी जीरो। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। वाई जीरो? क्योंकि इसकी वजह यही है कि इस पर इंटरेक्शन जो होता है आपकी दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का, वो इंटरेक्शन नहीं होगा। सो व्हेन बोथ फील्ड्स आर नॉट इंटरेक्टिंग, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। ये आज का छोटा सा मैसेज था। आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बेटा देख लीजिएगा, मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ।